Hello aspirants and welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 16th of December 2023. First news है oil rich area dispute Guyana Venezuela agree not to use force but no resolution। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि कौन से रीजन की बात चल रही है। तो रीजन का नाम है एसे क्यूबो, यहाँ पर आपको स्पेलिंग दिख रही होगी। तो दोनों ही कंट्रीज़ का बेसिकली ये कहना है कि हम फोर्स का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अभी तक ये नहीं पता है कि पीसफुल रेजोल्यूशन कैसे निकाला जाएगा। एंड अगर हम रीजन की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे ऑयल डिपॉजिट्स हैं एंड मिनरल डिपॉजिट्स हैं। नेक्स्ट है यूएस अर्जेस इजराइल कि जिस तरीके से आप गाजा के ऊपर अटैक कर रहे हो इसको थोड़ा स्केल बैक करो, सिविलियंस को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। हमास के ऊपर आप अटैक करना चाहते हो करो, लेकिन यहाँ पर सिविलियंस के ऊपर अटैक मत करो। सिंगापुर ने यहाँ पर डिसाइड किया है कि कोई भी बॉटल्ड वाटर का यूज़ नहीं किया जाएगा गवर्नमेंट मीटिंग्स में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लास्टिक होती है एंड प्लास्टिक की वजह से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए डिसीजन लिया गया है। फाइटिंग रेजेस इन नॉर्थ म्यांमार डिस्पाइट चाइना's ट्रूस अटेम्प्ट। तो म्यांमार की बात चलें तो म्यांमार में 2021 में कू हो गया था एंड उसके बाद हमें फाइट देखने को मिल रही है किसके बीच में, एक तो मिलिट्री गवर्नमेंट एंड दूसरा जो एथनिक माइनॉरिटी आर्म्ड ग्रुप्स हैं इनके बीच में यहाँ पर फाइट हो रही है। नेक्स्ट, वाई ग्रीन पुश नीड्स बैलेंसिंग, कॉप कोल ब्रदर इज की। तो कॉप 28 दुबई में हुई थी एंड यहाँ पर कॉप 28 में जो डिक्लेरेशन सामने आया है उसमें ये कहा गया है कि हमें फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिशन अवे करने की ज़रूरत है। फॉसिल फ्यूल्स से हमें फेज डाउन करने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर फेज आउट वर्ड का यूज़ नहीं किया गया क्योंकि इंडिया और चाइना इस वर्ड के अगेंस्ट थे। दूसरी बात, पहले ये भी एक ड्राफ्ट प्रपोजल में था कि अगर कोई भी नया कोल पावर्ड प्लांट लेकर आया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा, तो साथ ही साथ यहाँ पर कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी भी उसके साथ होनी चाहिए, लेकिन इस प्रोविज़न को भी हटा दिया गया है क्योंकि इंडिया चाइना इसके अगेंस्ट थे। तो फॉसिल फ्यूल फेज आउट वॉज द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड इशू एट द 2023 ह्यूमन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कॉप 28, जो कि वेंसडे को एंड हुई विद एन एग्रीमेंट टू ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स बट विदाउट अ मेंशन ऑफ देयर फेज आउट। तो स्ट्रॉन्ग पुश बैक बाय इंडिया एंड सम अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना एंड साउथ अफ्रीका टू अ प्रपोजल स्टिपुलेटिंग कि कोई भी यहाँ पर कोल फायर्ड पावर प्लांट कमीशन नहीं किया जा सकता है अगर यहाँ पर इनबिल्ट कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, लेकिन बाद में इस क्लॉज को ओमिशन कर दिया गया। तो फाइनल जो यहाँ पर डील हुई उसमें ये क्लॉज नहीं था। इंडियाज़ न्यू कोल थ्रस्ट, तो बेसिकली हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हमारी यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं, तो कोल को हम इस तरीके से फेज आउट नहीं कर सकते हैं। तो एट अ रिव्यू मीटिंग held less than a week before the beginning of COP28, the Union Power Ministry decided to step up its coal power generation capacity with plans to add at least 80 gigawatts. While this was broadly in line with the National Electricity Plan for 2022 to 27, जो न्यू ब्लूप्रिंट है फॉर द कंट्रीज पावर सेक्टर, जो प्लैनेट्स के द्वारा रिलीज़ किया गया, इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर फ्रेश कोल फायर्ड कैपेसिटी की ज़रूरत है। द रिव्यू हेल्ड ऑन November 22 अंडरस्कोर द कंट्रीज रिजॉल्व कि हमें कोल के ऊपर रिवर्ट बैक करना पड़ेगा क्योंकि हमारी बेसलोड कैपेसिटी ज़्यादा हो रही है। एंड अग्री किया गया कि 60 गीगावाट ऑफ फ्रेश कोल फायर्ड कैपेसिटी को ऐड किया जाएगा इन एडिशन टू द 27 गीगावाट ऑफ कैपेसिटी जो कि पहले अंडर कंस्ट्रक्शन है। प्रॉब्लम विद रिन्यूएबल्स, अगर रिन्यूएबल्स के साथ प्रॉब्लम देखें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंटरमिटेंसी की, कि रिन्यूएबल एनर्जी हमेशा अवेलेबल नहीं हो सकती, सूरज हमेशा नहीं चमकता है, हवा हमेशा नहीं बह रही है। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की प्रॉब्लम, इसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें चाहिए स्टोरेज फैसिलिटी जो कि रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर कर सके। तो एज पार्ट ऑफ इट्स एमिशन रिडक्शन रिजॉल्व, द गवर्नमेंट हैज़ कंसिस्टेंटली स्टेप्ड अप रिन्यूएबल कैपेसिटी एडिशन ओवर द बेटर पार्ट ऑफ द लास्ट डेकेड to operationally sustain a huge average monthly addition of 1000 megawatt from non-fossil fuels or renewables to the electricity grid. However, policymakers are now veering around to the view that कंट्री जो है सिंपली और ज़्यादा ग्रीन कैपेसिटी नहीं ऐड कर सकता है अगर हमारे पास वायबल स्टोरेज ऑप्शंस नहीं है। इंडिया दुनिया का तीसरा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रिन्यूएबल एनर्जी का, फॉसिल फ्यूल सोर्सेज का, इंक्लूडिंग लार्ज हाइड्रो हैविंग राइजन शार्पली फ्रॉम जस्ट अराउंड 25% in 2013 सोलर एंड विंड कैपेसिटी इज़ नाउ मोर देन 30%। तो एक्चुअली हम यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी को ऐड कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत यह है कि हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटी भी होनी चाहिए। ऑन AI इनोवेशन व्हाट्स अ सेफ्टी, तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको यहाँ पर दिल्ली ने होस्ट किया था एंड वहाँ पर हमें ये बताया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इनोवेशन है, हमें इनोवेशन को प्रमोट करना है, लेकिन साथ ही साथ हमें सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी रिस्क ना बढ़ जाए, कहीं यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है ये अवेलेबल ना हो जाए पब्लिकली एंड यहाँ पर कोई बायस ना हो। तो इन सारे इशूज़ को भी ध्यान में रखते हुए हमें इनोवेशन को आगे बढ़ाना है।
चाइना मेंबर नहीं है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये आपको पता होना चाहिए। द 29 मेंबर ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ यूनानिमसली अडॉप्टेड द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, जो कि बात करता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिस्क आ रहे हैं इसको हमें मिटिगेट करना है एंड इक्विटेबल एक्सेस प्रमोट करनी है टू क्रिटिकल रिसोर्सेज फॉर एआई इनोवेशन। डिक्लेरेशन जो अडॉप्ट किया गया है थर्सडे को, कंट्रास्ट विद द एग्रीमेंट साइंड एट द यूनाइटेड किंगडम। तो बेसिकली हमने डिस्कस किया था कि यूनाइटेड किंगडम ने एक यहाँ पर एआई सेफ्टी समिट होस्ट की थी एंड वहाँ पर ब्लेचले पार्क डिक्लेरेशन निकल कर आया था। तो अगर क्वेश्चन आता है कि ब्लेचले पार्क डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, तो ये भी एआई सिस्टम से ही रिलेटेड है। The New Delhi Declaration has attempted to find a balance between innovation and the risk जो कि associated है with the AI systems. While it is largely upbeat about the economic benefits that AI can bring, it also flags issues of fairness, privacy and intellectual property considerations. फिर एक्चुअली यहाँ पर ये बताया गया है कि ये सारे फैक्टर्स तो ठीक में है कि यहाँ पर इनोवेशन होना चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए, और रेगुलेशन यहाँ पर क्यों होना चाहिए, क्योंकि वही साइबर सिक्योरिटी रिस्क है यहाँ पर। तो by contrast, the declaration that was signed at the UK AI Safety Summit last month put security and safety risk related to AI at the center of the discussions. At the Bletchley Park meeting, 28 major countries including the US, China, Japan, UK, France and India, इन्होंने साइन किया था इस डिक्लेरेशन के ऊपर कि जो ग्लोबल एक्शन है ज़रूरी है पोटेंशियल रिस्कों को टैकल करने के लिए। नेक्स्ट है वाई द बॉम्बे हाई कोर्ट पुल्ड अप द इलेक्शन कमीशन ओवर पुणे बाईपोल। तो यहाँ पर 6 महीने हो चुके हैं, ये सीट वेकेंट थी लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अभी तक इलेक्शंस नहीं कराए थे। तो यहाँ पर क्या प्रोविजंस हैं बाईपोल को लेकर, तो अंडर सेक्शन 151A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट बाई इलेक्शन होने चाहिए 6 महीने के अंतर्गत फ्रॉम द डेट ऑफ अकरेंस ऑफ द वैकेंसी। फर्स्ट एक्सेप्शन टू दिस इज अंडर सेक्शन 151AA विच सेज दैट अगर ये 6 महीने का रूल अप्लाई नहीं होगा अगर पार्लियामेंट का सेशन जो है वो एक्चुअली 1 साल से कम का बचा हुआ है, तो यहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा रूल। एंड अगर यहाँ पर डिफिकल्टी है इलेक्शंस कराने में तब भी ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। शाही ईदगाह कॉम्प्लेक्स को लेकर जो यहाँ पर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने ये कहा था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, कि इसका सर्वे किया जाना चाहिए। एंड उसके बाद यहाँ पर जो मुस्लिम लिटिगेशन थे तो ये गए थे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को डिक्लाइन कर दिया है। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक एक्ट है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑफ 1991 जो कि ये कहता है कि प्लेस ऑफ वर्शिप के कैरेक्टर को चेंज नहीं किया जा सकता। जो अगस्त 15, 1947 को था वही कैरेक्टर रहेगा, लेकिन जो बाबरी मस्जिद है वो एक्चुअली इस एक्ट का एग्जेम्पशन है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि वो इसका एक्सेप्शन है। गुप्ताज अरेस्ट इन प्रेग इलीगल। तो ये जो गुरु पतवंत सिंह पन्नू को मारने की कोशिश की गई उसमें निखिल गुप्ता नाम का इंसान इन्वॉल्व था, नहीं था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी इंडिया यूएस इशू में आप इसको लिख सकते हो, खालिस्तान का इशू। फर्स्ट इन इंडिया दिल्ली एयरपोर्ट सेट टू गेट बॉडी CTX स्कैनर्स। एंड इसकी वजह से क्या होगा अगर यहाँ पर फुल बॉडी स्कैनर्स एंड यहाँ पर CTX होगा। CTX क्या है, कंप्यूटर टोमोग्राफी एक्सरे, एंड जिसकी वजह से एक्चुअली यहाँ पर जो कंजेशन है वो कम होगा, सिक्योरिटी यहाँ पर और ज़्यादा अच्छी हो सकेगी। वीक आफ्टर बैन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि केन जूस को अलाउ किया जा सकता है इथेनॉल बनाने के लिए। तो ये क्यों ज़रूरी है, अगर हमें इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का जो हमारा टारगेट है अगर हमें उसे फुलफिल करना है तो ज़रूरी है कि यहाँ पर केन है जो उसका यूज़ किया जाए इथेनॉल बनाने के लिए। इन 11 ईयर्स नथिंग चेंज ऑन वुमेन सेफ्टी। तो एक्चुअली यहाँ पर 2 पॉइंट्स बताए गए हैं कि FIR रजिस्टर कराने में बहुत मुश्किल होती है, एंड दूसरी बात जो रिच क्रिमिनल्स होते हैं बहुत अच्छे लॉयर्स को हायर कर लेते हैं जो कि मैच नहीं कर पाते हैं स्टेट लॉयर्स की कंपैरिजन में। यहाँ पर सरोगेसी एक्ट की बात की गई है, तो यहाँ पर ऐसा कोई पॉइंट मेंशन नहीं है, लेकिन आपको सरोगेसी एक्ट एंड जो यहाँ पर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट है, ये दोनों एक्ट आपको पता होने चाहिए, वैसे भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन को लेकर यहाँ पर क्या लॉ लेकर आया गया था वो हम देख चुके हैं कि कैसे यहाँ पर पावर पक्स को कम करने की कोशिश की जा रही थी। ईरान ने अनाउंस किया है वीज़ा फ्री ट्रैवल फॉर इंडियंस। क्यों, क्योंकि ईरान चाहता है कि उसकी टूरिज्म पोटेंशियल जो है वो यहाँ पर बूस्ट हो। अब पैराडॉक्स इन पैलेस्टीन, ये आर्टिकल उतना इंपॉर्टेंट नहीं तो उसको हम स्किप कर रहे हैं। पेशेंस एंड विजिलेंस, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। तो मालदीव्स में यहाँ पर मुइज़ू आए हैं, एंड जब से ये मुइज़ू आए हैं ये प्रो चाइना कैंडिडेट थे, तो इनकी अगर हम बात करें तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि इंडियन मिलिट्री को यहाँ पर बाहर निकाला जाए, ठीक है। उसके बाद अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी इनसे मिले भी थे COP28 में, लेकिन उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि जो इंडिया के साथ हमने हाइड्रोग्राफिक सर्वे का पैक्ट साइन किया था 2019 को, अभी हम इसको रीन्यू नहीं करेंगे। तो इंडिया जो है अभी हाइड्रोग्राफिक सर्वे नहीं कर सकता है जो यहाँ पर मालदीव्स की टेरिटरीज़ हैं, तो ये अब हम नहीं कर पाएंगे। तो इंडिया को क्या करना चाहिए, मालदीव से जिस तरीके से एक्ट कर रहा है तो हमें बेसिकली यहाँ पर विजिलेंट रहना चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें यहाँ पर पेशेंस भी दिखाना चाहिए। तो मालदीव्स गवर्नमेंट्स डिसीजन टू नॉट रिन्यू द 2019 एग्रीमेंट अंडर विच इंडिया कुड कंडक्ट हाइड्रोग्राफिक सर्वेज इन द फॉर्मर्स territorial waters is unfortunate. In the past, Indian vessels have conducted hydrographic surveys in Kenya, Mauritius, Mozambique, Oman, Seychelles, श्रीलंका एंड तंजानिया, लेकिन अभी इंडिया आउट इन्होंने एक्चुअली यहाँ पर स्पॉन्सर किया था जब यहाँ पर इब्राहिम सोली की सरकार थी। नेक्स्ट है फॉर द सेक ऑफ द यूनियन आर्टिकल 370 का वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अ जर्नी फॉर ऑर्गन्स, तो एक्चुअली यहाँ पर कुछ ऐसा केस था कि जो अपोलो है वहाँ पर इलीगल तरीके से ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है जो म्यांमार के लोग हैं।
तो जर्नी फॉर ऑर्गन्स, ऑथर ने यहाँ पर बताया कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का बिजनेस यहाँ पर किस तरीके से होता है। डिमांड एंड सप्लाई मिसमैच है, लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है कि यहाँ पे डिमांड, आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि जो यहाँ पर ब्रेन डेड पेशेंट्स हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं, वो ये कहते हैं कि हाँ इसके ऑर्गन्स को निकाल लो, लेकिन अब दूसरी तरफ जिन लोगों को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है उनको इतना सारा पैसा देना पड़ता है ट्रांसप्लांट कराने के लिए। तो जब तक ये सारे इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं होंगे, लोग अल्ट्रिस्टिक तरीके से अपने ऑर्गन्स को डोनेट नहीं करेंगे। तो न्यूज़ अबाउट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन स्विंग्स फ्रॉम अपलिफ्टिंग टू डिसहार्टनिंग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर किडनी रैकेट चलता है। न्यूज़ पेपर्स कैरी फ्रीक्वेंट स्टोरीज़ की, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई ब्रेन डेड पेशेंट होता है तो उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि ठीक है, हम अपने बच्चे के जो ऑर्गन्स है इसको हम डोनेट करना चाहते हैं। तो वी हैव रिसेंटली विटनेस्ड पेरेंट्स डोनेटिंग द ऑर्गन्स ऑफ द बेबीज हु आर ब्रेन डेड इन व्हाट मस्ट बी अ स्टेट ऑफ अनइमेजिनेबल ग्रीफ। तो साइमल्टेनियसली यहाँ पर दूसरी तरफ न्यूज़ आती है कि किस तरीके से यहाँ पर जो पुअर लोग हैं, वल्नरेबल लोग हैं, उनका यूज़ किया जा रहा है, उनके ऑर्गन्स निकाले जा रहे हैं, यहाँ पर किडनी रैकेट चल रहा है। तो ये सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। ऑन द फार्म एंड बियॉन्ड, तो एक्चुअली यहाँ पर ट्रैक्टर्स बताया गया कि अगर हम ट्रैक्टर्स का यूज़ नॉन एग्रीकल्चर में भी करें तो कैसे रूरल इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है। नॉन एग्रीकल्चर फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन सेक्टर में यहाँ पर ट्रैक्टर्स का यूज़ होता है। तो फार्म मैकेनाइजेशन, तो इंडिया में फार्म मैकेनाइजेशन पुअर क्यों है, ये टॉपिक है एग्रीकल्चर में, तो आप प्रिपेयर कर सकते हो कि इंडिया में फार्म मैकेनाइजेशन इतना ज़्यादा कम क्यों है। For farmers in India's rural hinterlands, mechanization isn't a choice, it is a necessity. Tractors help farmers save labor and optimize their precious time apart from boosting crop yields. लेकिन एक्चुअली इशू क्या है, इंडिया में फार्म मैकेनाइजेशन बहुत कम है। उसका एक रीज़न ये भी है कि एक्चुअली यहाँ पर जो फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड हो रखा है, तो बहुत छोटा लैंड है, तो एक्चुअली यहाँ पर आप फार्म मैकेनाइजेशन नहीं कर सकते, आप यहाँ पर मशीन्स का यूज़ नहीं कर सकते हो। देयर आर हाउएवर इम्पेंडिंग चैलेंजेस, दीज इंक्लूड कि इम्प्लीमेंटेशन किया गया भारत स्टेज ट्रेम 5 एमिशन स्टैंडर्ड्स फॉर ट्रैक्टर्स एंड सेल्फ प्रोपेल्ड मशीनरी। तो गवर्नमेंट ने जनवरी 2023 में ही रोल आउट किए थे एमिशन नॉर्म्स फॉर ट्रैक्टर्स विद ओवर 50 हॉर्स पावर। तो ये मशीन्स ज़्यादा इको फ्रेंडली बनाने के लिए किया गया, लेकिन इसके लिए मैन्युफैक्चरर्स को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी नई इंजन टेक्नोलॉजीज़ में। इंडिया को फार्म मैकेनाइजेशन को और ज़्यादा देखने की ज़रूरत है बियॉन्ड ट्रैक्टर्स। तो जैसे फार्म मैकेनाइजेशन हैज़ टू गो बियॉन्ड ट्रैक्टर्स, वैसे ही ट्रैक्टर्स हैज़ टू गो बियॉन्ड फार्मिंग। तो ट्रैक्टर्स डू नॉट सिट आइडल। ओवर 30% यूसेज ऑफ ट्रैक्टर्स टुडे नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के लिए किया जाता है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसपोर्ट। 9 डेकेड जर्नी एक्चुअली यहाँ पर करण सिंह, अब ये करण सिंह कौन है, तो जो महाराजा थे कश्मीर के, उनके एक्चुअली ये बेटे हैं। तो उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि इन्होंने कैसे यहाँ पर कश्मीर की पॉलिटिक्स को ट्रेस किया है। और ये बताया गया है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, अगर वो यूएन गए थे तो वो इसीलिए यूएन गए थे क्योंकि वो पीसफुल रिजोल्यूशन चाहते थे। तो ऐसे आप नेहरू को यहाँ पर डिमोनाइज नहीं कर सकते हो। तो ये इन्होंने बताया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया यूके वर्किंग ऑन मोबिलिटी रिजीम फॉर सर्विस सेक्टर, तो बेसिकली हम एफटी में यही चाहते हैं कि हमारे ज़्यादा लोग जाकर यूके में काम कर सकें। तो इंडिया सॉट एन ईजियर मोबिलिटी रिजीम फॉर इट सर्विस सेक्टर वर्कफोर्स ड्यूरिंग द ऑनगोइंग एफटी नेगोशिएशंस विद द यूके, क्योंकि दोनों भी कंट्रीज़ यहाँ पर पेंडिंग इशूज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आईसीटी इंपोर्ट ड्यूटी, तो इंडिया जो है वो एक्चुअली आईसीटी जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है। ईयू का ये कहना है कि डब्ल्यूटीओ रूल्स के अगेंस्ट है। डब्ल्यूटीओ में हम केस हार भी गए, लेकिन उसके बाद हमने डब्ल्यूटीओ की अपीलेट बॉडी में केस फाइल कर दिया है, लेकिन अपीलेट बॉडी में मेंबर्स ही नहीं, तो हमारा केस जो है रिजॉल्व होने वाला नहीं है। तो हम बेसिकली यहाँ पर ड्यूटी लगाते रहेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। मेड फॉर इंडिया एआई मॉडल, तो जैसे यहाँ पर बार्ड है, चैट जीपीटी है, वैसे ही मेड फॉर इंडिया एआई मॉडल बनाया गया जिसका नाम है कृत्रिम। यहाँ पर मेंशन है KRUTRIM। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। यूपीएससी एनालाइजर मेंटरशिप प्रोग्राम अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो, उसमें करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स, मेन सब कुछ कवर होता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। इफ़ यू लाइक्ड द एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।